हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हैं बायोग्राफी ऑफ टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो ये एक बहुत बड़ा लेक्चर था, लेकिन इस लेक्चर को शार्पली हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया और कॉम्प्रिहेंसिव भी किया और नॉलेज की किसी भी बात को हमने छोड़ा भी नहीं। तो अगर आप पहले से लेकर के ये चौथा पार्ट्स तक अगर आप देख रहे होंगे तो इस बात का अनुमान आपको खुद होगा। अगर आपने ख़ास तौर से अगर हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने हैदर अली से और टीपू सुल्तान से जुड़े हुए जो चीज़ें जो रेलेवेंट है वो सारे हमने डिस्कशन किए हैं। तो अब हमारा चौथा पार्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के जीवन से 4 लड़ाइयाँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं इनके लाइफ की, चूँकि ये काफ़ी लंबे टाइम तक लड़ाइयों में ही संलिप्त रहे। ठीक है, बड़े बहादुर थे ये लोग। तो अब हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई था तो यही मैसूर का टीपू सुल्तान, जो सबसे बड़ा ख़तरा अंग्रेज़ों के लिए था। देखिए, अंग्रेज़ों के लिए ख़तरा 2 मायने में था। इस वजह से क्योंकि अंग्रेज़ ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझता था कि इंडिया में कोई ऐसा राजा नहीं है जिसके पास हमारी तरह का सोच हो, हमारी तरह हमारी प्लानिंग को समझने की कैपेसिटी हो। लेकिन टीपू सुल्तान और हैदर अली उन लोगों में से था कि जो अंग्रेज़ों की दूर की सोच को आज परख लिया करता था। वो जान जाता था कि ये अंग्रेज़ हमारे लिए क्या ख़तरा बन सकता है और अभी हमारे लिए क्या ख़तरा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितना मॉडर्न ख्याल का अंग्रेज़ हुआ करता था उससे भी ज़्यादा मॉडर्न ख्याल के ये हुआ करते थे। आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में सबसे पहले अगर किसी ने रॉकेट का इस्तेमाल किया तो वो कोई अंग्रेज़ नहीं था, बल्कि ये मैसूर का टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल भी किया। और आज भी रॉकेट बनाने की जो थ्योरी है ये पूरा आपको जो है कहीं ना कहीं मैसूर के दस्तावेज़ में आज भी जो है दफन मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी मॉडर्न ख्याल के थे और काफ़ी आधुनिक। तो इसकी वजह से अंग्रेज़ों को इनसे बहुत डर लगता था कि ये आइडिया कहीं पूरे इंडिया कई सारे राजा के अंदर में अगर ये प्रोपगेट हो गया तो फिर हमारा हुकूमत यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। इसी वजह से अंग्रेज़ टीपू सुल्तान और हैदर अली को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, अपनी शासन प्रणाली को बाकी रखने के लिए। तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध है। मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी से इसको ख़त्म कर दूँ कि चौथी लड़ाई कैसे ख़त्म हो गई, किससे कैसे कब क्या हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी से ख़त्म ना करके मैं डिटेल वाइज आपको चीज़ें बताऊँ। अगर आपने पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसी वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप ज़्यादा शार्प है तो मैं कहूँगा कि मैं चाहूँगा पहले ओवरव्यू कर दें कि शुरू से लेकर के लास्ट तक हम क्या पढ़े। तो जो मेरे उन साथियों के साथ ये कहना होगा कि अगर आप चारों वीडियो फॉलो कर चुके हैं, अगर सब बातें आपको याद है तो चाहो तो ओवरव्यू को सुनो, नहीं तो आगे स्किप कर देना जितना दूर से। फिर हम यहाँ से अगर चौथा मैसूर युद्ध शुरू करेंगे तो आप वहाँ से स्टार्ट कर देना अगर आपको याद है तो। वैसे मैं चाहूँगा कि आप कंटिन्यू रहो, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि ये टीपू सुल्तान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान की शुरुआत विजयनगर के साम्राज्य के अवशेषों पर वाडियार डायनेस्टी की जो चिक्का कृष्णा राज से शासन शुरू हुई थी 1734 में और 1766 तक ये चला। तो देवराज नंजराज इसके सबसे अहम राजा थे। तो असल में क्या था कि चिक्का डायनेस्टी वाडियार डायनेस्टी की शासन तो थी राजा कृष्णराज, लेकिन असल में जो पावर था देवराज और नंदराज के हाथों में था। तो 1755 में देवराज और नंदराज ने हैदर अली को एक सैन्य अधिकारी के रूप में डिंडुगुल का सेना अध्यक्ष जो है नियुक्त किया और उसको वहाँ भेज दिया। अब समय बीतता गया। श्रीरंगपट्टनम में कुछ ही सालों में, यानी कि 1 ही 2 साल में 3 साल में श्रीरंगपट्टनम में पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया। पॉलिटिकल क्राइसिस होने के बाद हैदर अली वापस आ गया और इसे एक चांस देखा कि अब यहाँ पर लगता है कि शासन करने का एक अवसर है। नंदराज देवराज दोनों जो है लल्लू पच्चू है और हम इससे ज़्यादा बेहतर है। तो 1758 में हैदर अली ने वापस आकर के मैसूर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और मैसूर का सुल्तान बन गया। फिर यहाँ से शुरू होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1768 से लेकर के 1769 में तक चली। तो कैसे हुई? बंगाल जीतने के बाद 1757 की लड़ाई और 1764 बक्सर की लड़ाई। ये 2 लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज़ की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ चुकी थी और मैसूर की तरफ ये एक्सपेंशन करना चाह रहा था। इधर मैसूर के हैदर अली भी चाहते थे कि वो एक्सपेंशन करे। तो इसके बीच में क्या हुआ? अंग्रेज़ों का टकराव मैसूर के शेर से हो गया हैदर अली के साथ। तो क्या हुआ? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने 1766 में हैदराबाद के निज़ाम से संधि कर ली ताकि ये बीच में ना आए, और फिर उसके बाद मराठा से संधि कर ली। तो मराठा ने 1766 में हैदर अली पर आक्रमण कर दिया और फिर उसके बाद जब मराठा ने आक्रमण किया तो फिर हैदर अली
हैदर अली के ख़िलाफ़ हैदराबाद के निज़ाम को भी अंग्रेज़ों ने उकसाया कि आप भी आक्रमण कर दो। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही आक्रमण करने वाला था, हैदर अली काफ़ी होशियार था, डिप्लोमेसी बहुत बेहतरीन डिप्लोमेसी चला, और मराठा को कहा भाई साहब हम लोग नहीं लड़ते हैं, काम करो, ट्रीटी विरीटी कर लेते हैं, लड़ते नहीं हैं। फिर उसी के साथ महफूज खां की मदद से निज़ाम के हैदराबाद से भी जो है संधि कर ली, और इस तरीके से हैदर अली ने कहा कि भैया हम इन दोनों से संधि तो कर लिए, अब तुमसे हम लिपटेंगे। 1767 में इन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया। तिरुवनंतमलाई के स्थान पर अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया। अंग्रेज़ों ने जब हराया तो निज़ाम ने देखा अंग्रेज़ ज़्यादा पावरफुल है और हैदर अली कमज़ोर है, तो हैदर अली का साथ छोड़ करके ट्रीटी को तोड़ दिया और अंग्रेज़ों के चंगुल में फिर से जाकर के ये अपना जो है अपना दामन जोड़ लिया। 1768 में हैदर अली ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया इस धोखे का। ठीक है, हैदर अली ने क्या किया, 1769 में ही अंग्रेज़ों की ज़बरदस्त करारी हार दी, और 1769 में फिर अंग्रेज़ों ने कोई चारा इनको नहीं मिला, हैदर अली के साथ ट्रीटी कर लिया। ट्रीटी करने के बाद हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में जो है क्या हुआ, एक ट्रीटी हो गया कि अब हम लोग नहीं लड़ते हैं। ट्रीटी का वजह क्या था मैं आपको बता चुका हूँ, इससे अंग्रेज़ को वक्त मिल जाता था और दूसरा फिर से संगठन मजबूत करने का और एक बहुत अपनी गलतियों को खोजने का, समझने का, परखने का एक अवसर मिल जाता था। तो अब यहाँ पर हो गई पहला लड़ाई ख़त्म। अब दूसरा लड़ाई शुरू होती है 1780 से 84 तक। 1771 में क्या हो गया, मराठा ने फिर आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, मैसूर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और फिर मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेज़ों को करनी चाहिए थी। अभी मद्रास की संधि हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, जब 1769 में अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त पिटाई की तो अंग्रेज़ों ने कहा भाई साहब ट्रीटी कर लेते हैं। तो ट्रीटी के मुताबिक मराठा से जब लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेज़ों को हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं की। फिर क्या हुआ, हैदर अली के साथ अंग्रेज़ों ने विश्वासघात किया, और फिर हैदर अली ने क्या किया, फिर डिप्लोमेसी खेली, मराठा के साथ लड़ाई झगड़ा बंद किया और उसके साथ ट्रीटी कर लिया, निज़ाम के साथ भी ट्रीटी कर लिया, हैदराबाद और फिर उसके बाद मैसूर, यानी कि हैदर अली और मराठा, ये तीनों का त्रिगुट संधि हो गई। और त्रिगुट संधि होने के बाद ये तीनों अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। 1773 में इस वजह से फिर क्या हुआ, माहे पर कब्जा कर लिया आक्रमण करके अंग्रेज़ों ने। तो माहे जो था ये किसके अंदर में आता था, ये फ्रांस के कॉलोनी थी, लेकिन हैदर अली के अंदर में आया करता था। तो अब जब माहे पर आक्रमण किया तो फिर हैदर अली ने इसको संप्रभुता की चुनौती समझी कि ये हमारे ऊपर हमला है, तो कर्नाटक पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। एक कर्नाटक के जो एक कॉलोनी थी अंग्रेज़ों की उस पर हमला कर दिया 1780 में, और अर्काट पर कब्जा कर लिया। अर्काट जो था ये कर्नाटक की राजधानी थी। इससे फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों की शर्मनाक हार हुई, और गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग, इसने कूटनीतिक चाल चली और हैदर अली से जो है निज़ाम को अलग कर दिया और मराठा को भी अलग कर दिया। तो 1780 में क्या हुआ, गुंटूर नाम की एक टेरिटरी थी, निज़ाम को दे दिया। तो निज़ाम जो है लालची, वो खुश हो गया और फिर हैदर अली का साथ छोड़ दिया। और इधर सिंधिया और भोसले जो मराठा में से था, इन्होंने भी जो है धोखा दे दिया, संधि को, त्रिगुट संधि को तोड़ दिया। अब इधर क्या हुआ, हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया, हैदर अली को हरा दिया। फिर क्या हुआ, मतलब हराया नहीं, मतलब वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चली, तो हैदर अली को थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगा, तो फिर से इन्होंने अपना ताकत को जमा किया और 1782 में आयरकूट को हरा दिया। फिर 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और फिर सारा पावर टीपू सुल्तान के हाथ में चला गया। और फिर 1784 तक टीपू सुल्तान अपने बाप की लड़ाई को जारी रखा, हैदर अली की लड़ाई को जारी रखा, और अंग्रेज़ों के सामने आंखों में आंखें डालकर जो है कभी उसके सामने झुकने का नाम नहीं लिया। तो ये था दूसरा। अब हम बात करेंगे तीसरा मैसूर वार कैसे हुआ। तो तीसरा मैसूर वार तब हो गया जब अंग्रेज़ों ने छल किया। 1788 में क्या हुआ कि कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को फिर से टीपू के खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसाया। अब क्या हुआ, अभी ट्रीटी हुई थी, अभी मैंगलोर की संधि हुई थी, किसके बीच में, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। तो मैंगलोर की संधि के हिसाब से अब अंग्रेज़ों को हैदर अली से यानी कि टीपू सुल्तान से लड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हुआ वही, अंग्रेज़ों ने छल किया और फिर से उकसाया हैदराबाद के निज़ाम को कि टीपू पर हमला कर दे। तो 1788 में जब ऐसा हुआ तो 1789 में क्या हुआ, त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया टीपू ने। 1788 में जब निज़ाम को जब ये चीज़ उकसाया तो 1789 में टीपू ने ही पहल कर दिया और त्रावणकोर पर हमला कर दिया। जो अंग्रेज़ों का मित्र था, वो जो राजा वहाँ का था त्रावणकोर का, अंग्रेज़ों का मित्र था, तो बहाना मिल गया अंग्रेज़ों को कि हमारे मित्र पर हमला किया। और इसी के साथ जो है टीपू के इस आक्रमण के आधार बनाकर अंग्रेज़ों ने मराठा निज़ाम से संधि कर ली। देखो हर बार ये मराठा निज़ाम का इस्तेमाल कर रहा है मैसूर को जीतने के लिए, मैसूर के साथ लड़ाई करने के लिए। ये जानता था कि मैसूर इतना पावरफुल है कि अकेला हम नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारे जो बेवकूफ़ मराठा और फिर उसके बाद हमारे बेवकूफ़ निज़ाम, ये दोनों मैसूर के खिलाफ ही लड़ाई लड़ते रहे और फिर उसके बाद इनको काफ़ी कमज़ोर कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये लड़ाई 3 चरण में हुआ। पहला चरण में 1790 से शुरू हुआ, इसका नेतृत्व कर रहा था कार्नवालिस, ठीक है। फिर 1791 में इसका नेतृत्व कर रहा था मीडो, और फिर उसके बाद 1791 में गर्मियों में ये लड़ाई काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई, फिर बारिश का मौसम आ गया। तो काफ़ी 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो जनरल थे, मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर, ये चारों मिलकर के टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से घेर लिया और अंत तक टीपू लड़ता रहा। फिर उसके बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ गई, और ये जो संधि थी टीपू सुल्तान को काफ़ी मजबूरन करना पड़ा, चूँकि टीपू सुल्तान काफ़ी बुरी तरीके से हार गए थे।
तो ये अपमानजनक संधि को करना पड़ा। टीपू सुल्तान को अपना मैसूर आधा देना पड़ा मराठा को और निजाम को। देख रहे हो क्यों ट्रीटी कर रहा था, इसी वजह से इतने ये लोग जो है बेवकूफ़ थे। मराठा और निजाम को हैदराबाद आधा मैसूर जो है देना पड़ गया। 3 करोड़ रुपया अंग्रेज़ों को लड़ाई की खर्च के रूप में देना पड़ा और अपने दोनों बेटों को बंधक में रखना पड़ा। तो ये था तीसरा मैसूर वार। अब हम बात करेंगे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ से सुनो, जो इस वीडियो को तीनों वीडियो को कवर कर चुके हैं वो चौथा वीडियो यहाँ से सुनो। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1799 से शुरू हुआ, ठीक है, और 1799 में ही खत्म हो गया। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो अपमानजनक थी, टीपू कैसे बर्दाश्त कर सकता था, अपने बेटे को गिरवी रखना, 3 करोड़ रुपया देना, आधा साम्राज्य दे देना मराठा को और निजाम को। तो ये मतलब टीपू को मतलब सोने नहीं दे रहा था, टीपू को रात दिन बेचैन किए हुए था। तो अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की कोशिश किया। नेपोलियन का जो है संपर्क साधने की कोशिश की, पत्र व्यवहार भी किया था नेपोलियन के साथ कि आक्रमण कीजिए, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का जो है प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो टीपू ने अरब, कुस्तुनतिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस सभी के शासकों से पत्र व्यवहार किया। सोच सकते हो कितना ऊपर माइंड सेटअप का इंसान था ये। मतलब अपने राज्य में बैठा हुआ है मैसूर के अंदर, संपर्क नेपोलियन से कर रहा है, कुस्तुनतिया से कर रहा है, अफगानिस्तान के साम्राज्य वहाँ के राज्यों से कर रहा है, मॉरिशस के शासकों से पत्र व्यवहार कर रहा है। तो ये काफ़ी कह लें कि बहुत ऊँची हुई चीज़ थी, ये बहुत पहुँचा हुआ इंसान था। तो टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया, फ्रांसीसी पद्धति पर काफ़ी प्रशिक्षित किया। उधर अंग्रेजों ने मराठा निजाम की शर्त पर संधि कर ली कि युद्ध से प्रयुक्त लाभ देने के बीच तीनों। अब देखिए, अब यहाँ पर संधि लालच दे रहा है मराठा को, हैदराबाद को। अभी जब हमारा लड़ाई होगा इसके साथ, मैसूर के साथ, तो आपको हमारा और सपोर्ट करना है और जितना भी हम जीतेंगे तीनों आपस में बांट लेंगे। इस बार अंग्रेजों के मुख्य सेनापति थे, मतलब इस बार जो चौथी आंग्ल मैसूर लड़ाई थी, आर्थर वेलेज़ली और हैरी सर स्टुअर्ट। 2 घमासान युद्ध हुआ। टीपू और तिरुवनंतमलाई नामक स्थान पर टीपू की पराजित हो गई और अवसरवादी निजाम ने फिर से पाला बदला और फरवरी 1768 में अंग्रेजों से संधि कर ली। हैदर अली ने इस धोखे का सही जवाब सॉरी मैं दूसरा जगह पर चल गया, तो सॉरी मैं वहाँ पर चल गया, मुझे पता चल गया वो गलत था। तो फिर क्या हुआ, ये इस लड़ाई में जो टीपू के खिलाफ जो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध था, अंग्रेजों के साइड से वेलेज़ली, हैरिस स्टुअर्ट, ये जो 2 घमासान युद्धों में टीपू फिर क्या हुआ, हारने के करीब पहुँच गया टीपू साहब काफ़ी अंत तक लड़ता रहा और पराजित हो गया, ठीक है। इसने श्रीरंगपट्टनम में शरण ली और फिर अंग्रेज़ों ने दुर्ग पर लगभग 15 दिनों तक घेरा डालने के बाद, मतलब ये अपने किले में इन्होंने प्रोटेक्शन लिया। देखिए इसमें बहुत सारी और भी बातें थी, क्योंकि टिपू सुल्तान के अंदर में जितने भी बड़े बड़े जो सिपाही थे उन लोगों को भी हड्डी फेंक करके अंग्रेज़ों ने अपने अंदर कर लिया था। टीपू काफ़ी अकेला पड़ गया था और फिर जो सिचुएशन पैदा हो गई थी, अंग्रेज़ों ने बुरी तरीके से जो है टीपू को घेर लिया। 15 दिन तक खाना पीना घेरा डाले रखा। टीपू इतना कमज़ोर हो गया। 4 मई 1799 को अंग्रेज़ों के सामने वो घुटने नहीं टेका, बल्कि बड़ी बहादुरी से लड़ता रहा और कहा कि एक दिन की शेर की ज़िंदगी 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से बेहतर होती है। समझ रहे हो आप? हाँ, एक दिन जियो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है। हाँ, जियो ऐसे जियो कि जैसे आखिरी हो, नहीं तो गीदड़ों की तरह मत जियो, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा पूरा बायोग्राफी टीपू सुल्तान का, ठीक है। तो अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान का आकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो टीपू सुल्तान फातिमा का बेटा था, हैदर अली का बेटा था। 1750 में पैदा हुआ था। एक बहुत ही सुशिक्षित व्यक्ति था। अरबी, फ़ारसी, कनारी, उर्दू बहुत अच्छे तरीके से बोलता था। और टीपू एक महान योद्धा था। मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता था और काफ़ी अत्यधिक आधुनिक था। फ्रांसीसियों के साथ अच्छी खासी दोस्ती की और अच्छा सब कुछ जो है उनके आधारित जो है चीज़ों को नया आइडियोलॉजी के साथ लेकर के भी गया। 1796 में नौकादलीकरण, नौसेना बोर्ड और 22 जंगी जहाज़ों और 20 बड़े पोतों का भी योजना बनाया। मैंगलोर, वजीदाबाद, मौलिदाबाद 3 गोदियों की स्थापना की। टीपू विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी माहिर था ये। रॉकेट तकनीक का खोज करने वाला था ये। टीपू सुल्तान लोकतंत्र अत्यंत निष्ठा था। मतलब लोकतंत्र के लिए भी इनके दिल में काफ़ी जगह था। मतलब काफ़ी मॉडर्न ख्याल का इंसान था ये। 1797 में मतलब एक जैकोबिन क्लब, जो कि फ्रांस का एक लोकतांत्रिक पहचान माना जाता था, इसमें जो है अपना खुद एक नागरिक के रूप में अपने को दर्ज किया था। 2700 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया। मतलब इसको सलामी देते हुए 2700 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया। इस खुशी में इन्होंने जो है फ्रांस की जब डेमोक्रेसी हो गई तो इस खुशी में मतलब देखो 2700 गोले छोड़ दिए और 500 रॉकेट छोड़ दिया, इतना खुशी इसको हो गया। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया कि सबको आज़ादी रहना चाहिए। तो इतिहासकारों ने टीपू को एक कट्टर राजा के रूप में दर्शाया, लेकिन मैं नहीं मानता। टीपू बहुत महान था और महान उसके कर्मों से हुआ, ठीक है, कोई जन्म से नहीं हुआ। सुल्तान का ये आकलन पूरी तरह सही नहीं है और फिर हमें देखना चाहिए कि हिंदू को नहरों का दमन किया। लेकिन देखिए, अगर जो लोग कहते हैं कि उन्होंने मूर्ति का नष्ट किया, ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर
और श्रीरंगपट्टनम में जो मूर्तियाँ थी और फिर जो मंदिरें थी उनको वो दान क्यों दिया करता, ठीक है। वो काफ़ी सारे मूर्तियों को दान भी दिया करता था, मंदिरों को दान भी दिया करता था। तो इस तरीके से जो है, जो इतिहास में जो फेरबदल जो लोग कर देते हैं और झूठी चीज़ें मिला देते हैं, तो ये सब चीज़ों से हम तभी बच सकते हैं जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरों से अगर सुनेंगे तो भटक जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हमने कर दिया, हैदर अली टीपू सुल्तान की बायोग्राफ़ी। तो नेक्स्ट किसी विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति की बायोग्राफ़ी हम लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, क्योंकि देखो लाइक करोगे तो तभी हमारा मतलब हमारी वीडियो आपको शो करेंगे, और एल्गोरिथम यूट्यूब का यही होता है कि तभी वो चैनल जो आगे बढ़ता है। तो फिर हमें सपोर्ट करो, चूँकि काफ़ी मेहनत हो रही है कि नहीं। तो हेल्प करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। 1 मिनट